हाँ तो जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्यारे मोड़ा मोड़ियों। हम लेके आ गए हैं आपके बीच फिर 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और इन प्रश्नों की पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। करंट अफेयर्स के बिना आप कोई भी जॉब का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसे आप भली बात ही समझ लीजिए। वो मन लगाइए, ना लगे तो पकड़ के जबरदस्ती लगाइए। चलिए पढ़ते हैं, हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्या है पहला प्रश्न कि हाल में ही दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। समलैंगिक विवाह यानी कि लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकती हैं और पुरुष पुरुष से शादी कर सकते हैं। घोर कलयुग आ गया है भाई, ठीक है कलयुग आ गया है, अपनी बात है कलयुग की। तो हमको इसका आंसर पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी दक्षिण के पूर्व में, एशिया के पूर्व में और दक्षिण में जो देश हैं उनमें से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या म्यांमार। तो आप इसका आंसर बताएं, कमेंट करें क्या है इसका आंसर। इसका सही आंसर बताता हूं मैं, क्या है थाईलैंड। थाईलैंड एक दक्षिण एशियाई देश है। देखिए हम आपको इसके बारे में बात बताते हैं कि यह कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी समलैंगिक जोड़ा पुरुष पुरुष से, महिला महिला से शादी अपने विवाह को कानूनी तौर पर पंजीकरण करा सकती है। ये सबसे पहले दुनिया में 2021 में नीदरलैंड एक ऐसा देश था जिसने समलैंगिक विवाह को क्या दी थी, मान्यता दी थी। नीदरलैंड ने पहली बार ये काम किया। भाई ये वैसे अप्राकृतिक है, अगर आप देखें तो नेचुरल नहीं है भाई। ठीक है, आप में यदि हार्मोन्स की दिक्कत है, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है तो ठीक है आप ऐसे बने रहिए। लेकिन अब आप जान रहे हैं कि समलैंगिक विवाह करोगे तो उससे होना क्या है। बात यह है कि भाई आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ही जाएंगे। कम से कम मौजूदा समय में दुनिया में 30 से अधिक देश ऐसे हो गए जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। और हमारे एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में सबसे पहले ताइवान, उसके बाद नेपाल ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में ये अभी गैर कानूनी है, भारत में ऐसे मान्यता नहीं है। लेकिन तीसरा एशिया का देश बन गया है थाईलैंड। साथ में ही अब चूंकि पुरुष पुरुष विवाह करेंगे, महिला महिला विवाह करेंगी तो बच्चे तो उनके होंगे नहीं, इसलिए विरासत और गोद लेने को अधिकार भी इनको थाईलैंड ने दे दिया कि आप लड़का लड़का विवाह कर लो। अब लड़के पैदा नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो आपकी जायदाद का, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसलिए सरकार ने कह दिया कि भाई आप किसी बच्चे को गोद ले लो, उसे पाल लो और आपकी जो जायदाद है उसके पास पहुंच जाएगी। इसको भी कानूनी मान्यता मिल गई है। समलैंगिक जोड़े बच्चे को गोद ले सकेंगे, उन्हें विरासत का अधिकार भी मिल गया है, वो अपने बच्चों को अपनी जायदाद सौंप सकेंगे। अब दस्तावेजों में लिंग की जगह पुरुष स्त्री और पति पत्नी के स्थान पर लिंग तटस्थ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब रहता है ना कि आप फॉर्म भरते हैं कि भाई लिंग महिला या पुरुष, तो वहां पर ये लोग क्या लिखेंगे, लिंग तटस्थ, ना ये स्त्री हैं ना ये पुरुष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। थाईलैंड की बात हुई, थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड आप देखेंगे ये हमारे भारत है, भारत के पूरब में और एशिया के दक्षिण में दक्षिण एशियाई देश है ये थाईलैंड। इसकी राजधानी का नाम क्या है, बैंकॉक। इसकी मुद्रा क्या चलती है, थाई बात। इसके जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, पेंटोगटारन शिनावात्रा। पेंटोगटारन शिनावात्रा वैसे ही नाम होते हैं, दक्षिण एशियाई देश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। आप जानते हैं बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो बहुत ही सेकंडों के बहुत कम हिस्से में बड़ी बड़ी गणनाएं कर देता है। बहुत पावरफुल कंप्यूटर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर परम कंप्यूटर कहलाते हैं। भारत में जो बनाया है परम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम रुद्र। क्या रखा गया है, परम रुद्र नाम रखा गया है। इसके उद्घाटन, ओपनिंग समर्पित देश के लिए राष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर किए हैं, पुणे, मुंबई, दिल्ली, सूरत। तो सही इसका आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में इनका ये राष्ट्र के लिए समर्पित किए हैं। बात करते हैं इन कंप्यूटर के बारे में। तो यह सुपर कंप्यूटिंग तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने को की और उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यानी भारत अब अभी तक सुपर कंप्यूटर दूसरे देशों से मंगाता था, अब ये जो सुपर कंप्यूटर बनाने के मामले में हम कैसे हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। और तीनों परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए, बहुत महंगे बनते हैं भैया ये। वे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किए जाएंगे, यानी भारत में ही बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू होगी। एयर ट्रेन जानते हैं क्या होती है, एयर ट्रेन होती है ये ट्रेन, उल्टी लटकने वाली ट्रेन, हवा में चलने वाली ट्रेन। कहाँ चल रही है,
एयरपोर्ट पर, आप कभी एयरपोर्ट में गए हो तो आप जानते हैं एयरपोर्ट में जैसे ही घुसते हैं तो एयरपोर्ट बहुत लंबे चौड़े में फैला रहता है। तो उसमें यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बसों से जाते थे लोग बाग। तो उन बसों, एयरपोर्ट के अंदर की बात चल रही है, एयरपोर्ट के अंदर बसों के स्थान पर क्या लाई जा रही है, एयर ट्रेन लाई जा रही है। ये किस एयरपोर्ट पर बात कर रहे हैं, पुणे एयरपोर्ट पर, गोवा एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर या कोच्चि एयरपोर्ट पर? तो आपको पता है कि दिल्ली जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वहीं पर दिल्ली में ये ऐसी ट्रेन लाई जा रही है। अब विदेशों में होती थी अभी तक, ये भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2027 में भारत की पहली एयर ट्रेन सिस्टम सेवा शुरू की जाएगी, जिसे टर्मिनल 1, 2, 3 एरो सिटी और कार्गो सिटी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे हमारे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म रहते हैं, ऐसे ही वहाँ पर हवाई अड्डा पे टर्मिनल रहते हैं 1, 2, 3, तो उन पर आपस में जोड़ने के लिए ये बनाई जा रही है। ऑटोमेटिक पीपल मूव IPM चारों स्टेशन के साथ 7.7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये 7.7 किलोमीटर की दूरी में ये ट्रेन चलेगी, जो अंतर हवाई अड्डे की यात्रा के लिए वर्तमान बस सेवा की जगह लेगी। अभी तक क्या चलती थी, बस चलती थी, बस की जगह ये ट्रेन चलेगी। इस प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे की बढ़ती यात्री संख्या को समायोजित करना, जिससे भीड़ भाड़ ज्यादा न हो या लोग ज्यादा परेशान न हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। हाल में किस देश ने शक्तिशाली शाहेद 136 ड्रोन का अनावरण किया है? एक पावरफुल ड्रोन बनाया। ड्रोन जानते हैं, ऐसा एक हवाई जहाज टाइप का जो कि मानव रहित होता है, जो खुद से ही उड़ता है, ठीक है। और ड्रोन है जो शक्तिशाली है, जो बम बरसाने के लिए या अन्य, आजकल तो सेना भी इसका उपयोग करने लगी है। हम लोग तो देखते हैं शादी विवाह में फोटो खींचते रहते हैं ड्रोन। तो यूक्रेन, ईरान, चीन या जापान, किस देश ने शाहेद नाम से 136B ड्रोन का अनावरण किया है? तो उसका सही आंसर क्या है? ईरान। किसने बनाया है? ईरान ने। आजकल आप देख रहे हैं कि ईरान की और इजराइल की चल रही है मध्य पूर्व तनाव के बीच में ईरान ने शक्तिशाली शाहेद 136B ड्रोन का अनावरण किया है। इजराइल और ईरान की चल रही है। मैंने बताया था आपको, इजराइल ने अभी वो जो है एक हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे उनको मार गिराया है, नसरुल्लाह। ईरान ने अपने शाहेद 136B ड्रोन का अनावरण किया, जिसे कामकेज या वन वे अटैक ड्रोन के रूप में जाना जाता है। ये अटैक करने वाला ड्रोन है। इसकी परिचालन सीमा 4000 किलोमीटर से अधिक है, यानी एक बार इसको छोड़ दो 4000 किलोमीटर तक ये चल सकता है। इस ड्रोन को सैन्य परेड के दौरान प्रदर्शित किया गया, जो इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच में ईरान की सैन्य प्रगति को दर्शाता है। इजराइल की ईरान की भयंकर चल रही है। हालांकि इजराइल ने अभी लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है उसके मुखिया को मार गिराया और लगभग बड़े बड़े सारे कमांडरों को मार दिया। ये मैंने कल की उसमें पढ़ाया था आपको। ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान। जो ईरान है हमारा, इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। इसकी मुद्रा क्या है? रियल। और राष्ट्रपति का नाम है मसूद पेजिशिकियान। चलिए अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार किस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं? केंद्र सरकार जब से मोदी जी आए थे नई नई योजना लेके आ रहे थे। या आपने देखा है कि आयुष्मान भारत है ना, लोगों का फ्री में इलाज होता है 5 लाख तक का। जन धन योजना, 0 रुपए में बैलेंस अकाउंट खोली जनता ने। मेक इन इंडिया, भारत में सारी चीजों की फैक्ट्रियां, कारखाने, हर चीज भारत में बने। और डिजिटल इंडिया, सब कुछ काम ऑनलाइन कर दो। ये सारी योजनाएं मोदी जी लेके आए थे। अब प्रश्न ये है कि इन चारों योजनाओं में से कौन सी योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? मेक इन इंडिया। आपने देखा एक शेर जिसमें बहुत सारी मशीनों के पुर्जे रहते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया केंद्र सरकार की प्रमुख पहल। मेक इन इंडिया 10 साल पूरे हो गए। यह 25 सितंबर 2014 को चालू हुई थी और 25 सितंबर 2024 को इसको पूरे 10 साल हो गए हैं। यह एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की बात थी। हम भारत को क्या बना रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग हब। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ों का, मशीन, कल पुर्जे, ट्रैक्टर या फिर कार, बस, ट्रक, छोटी बड़ी सारी मशीनें भारत में ही बने, मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो। जैसे कि चीन में होता है, दुनिया भर के मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि आईफोन तक कहाँ बनता है? चाइना में बनता है। तो हम चाहते हैं हमारा इंडिया भी ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की। इन कार्यों में भारत के विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग परिदृश्य में क्रांति आई और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई, जिससे बिजनेस बड़ा है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल में ही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पर्यावरण दिवस नहीं, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। क्या है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। मैंने सितंबर माह के पूरे दिवस आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब आप बताएं इसमें कौन सा मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह मानव जीवन पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि इंसान के जीवन पर पर्यावरण का स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम बहुत बड़ी है, हालांकि इतनी बड़ी थीम पूछ नहीं जाती है, आप बस शॉर्ट में याद रख लेना कि पर्यावरण स्वास्थ्य, बाकी पूरी है। आप पर्यावरण स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन समन अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण। इतनी बड़ी थीम नहीं पूछी जाती है, तो आप सिर्फ याद रख लें कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल में ही वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? कल की क्लास में मैंने आपको वायुसेना के प्रमुख के बारे में बताया था, आप आंसर दें। मैंने क्या बताया था? SP धारकर, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, DK त्रिपाठी। तो बताएं कौन बनाए गए हैं? बताएं कौन बनाए गए हैं? तो ये सही इसका आंसर है, उप प्रमुख बनाए गए हैं SP धारकर, जबकि प्रमुख बनाए गए थे अमरप्रीत सिंह। देखिए, एयर मार्शल SP धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। मौजूदा एयर मार्शल SP सिंह का स्थान लेंगे, SP सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई है। SP सिंह मतलब कौन? अमरप्रीत सिंह। SP सिंह का स्थान लेंगे कौन? SP धारकर। SP सिंह का स्थान लेंगे SP धारकर। SP सिंह कौन हो गए? प्रमुख हो गए हैं, है ना। पहले वो प्रमुख थे, अब उप प्रमुख कौन बन गए? SP धारकर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। SP धारकर उप प्रमुख हैं, अमरप्रीत सिंह प्रमुख हो गए वायुसेना के, ठीक है। नए प्रमुख के कार्यभार संभालने के बाद SP धारकर अपनी नई नियुक्ति संभालेंगे। अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना का नव स्पर्श दीप्तम मुख्य वाक्य, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय वायुसेना का कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इनको लिख लिया करो, मुख्यालय और स्थापना इंपोर्टेंट है भैया। हाल में ही अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार जानते हो आप, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो भैया प्रभा वर्मा, प्रत्याशा रे, M कृष्णा और पूर्णिमा देवी बर्मन, इन में से किसको दिया गया है? तो ये सही आंसर है इसका प्रत्याशा रे। ये एक बहुत बड़ी स्विमिंग करने वाली तैराकी खिलाड़ी हैं। कौन? प्रत्याशा रे। उभरती हुई तैराक प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। 32वां एकलव्य पुरस्कार किसको मिला है? प्रत्याशा रे। ये कौन है? तैराकी संबंधित है। प्रत्याशा रे ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 गोल्ड मेडल, 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें क्या मिला है? एकलव्य पुरस्कार, जो 2024 में 32वां है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को, भारत की सबसे नई एयरलाइन को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? तो भारत में बहुत सारी एयरलाइंस खुली प्राइवेट और बंद हो गई। जैसे आपने नाम सुना होगा किंगफिशर का। किंगफिशर किसकी थी? जो हमारा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था जो भारत छोड़ के भाग गया है, आप उसका नाम बताएंगे, किंगफिशर के मालिक का नाम बताएंगे जो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, उसको कमेंट करिए। अब आप बताइए कोई एक और नई एयरलाइंस खोल दी गई है, धवन, शंख, शक्ति या गौरव, कौन सी खोली गई, किस नाम से खोली गई है? तो सही इसका आंसर क्या है? शंख नाम से खोली गई है। देखिए, भारत में एयरलाइंस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि भारत एक गरीब देश है, यहाँ पर आम व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर पाता। हालांकि बीच में हवाई यात्रा के लिए एक सरकार स्कीम लेके आई थी कि हवाई चप्पल से हवाई यात्रा, वो वाली स्कीम के तहत कम शुल्क में लोगों को यात्रा कराई जाती थी, पर वो यात्रा वो भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अभी अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में पहली शेड्यूल एयरलाइंस शंख एयर होगी और शंख एयर नोएडा और लखनऊ में स्थित हब से बाहर चलेगी। संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC की अवधि 3 साल तक इनको ये चला सकेंगे। भारतीय विमान बाजार में 60% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ इंडिगो बाजार में अग्रणी है। सबसे टॉप पर कौन चलती है? इंडिगो। और दूसरे नंबर पर कौन चलती है? एयर इंडिया। नंबर 1 की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कौन सी है? इंडिगो।
नई कौन सी बन गई है? शंख। दूसरे नंबर पे कौन सी है? एयर इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। जस्टिस सुरेश कैथ, जस्टिस सुरेश कैथ हाल में ही किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? कौन? जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। ये हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। किस प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हम मध्य प्रदेश वालों के लिए, क्योंकि ये सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सुरेश कैथ। हम बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। देश में कुल 543। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। देश में कुल कितनी? 245। अगर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करूं तो मध्य प्रदेश में हाल में ही रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुआ हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुआ या स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश देश के बीच में है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुनाया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में किसे चुना गया है? ग्वालियर में, ग्वालियर को। सांची देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, पूरी फुल लाइट सोलर प्लेटों से जलती है यहाँ पर। सांची जहाँ पर अशोक ने बनाया था बौद्ध स्तूप, जिस बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्य महामूद गलायन तिस्य और मोगली पुत्र की जो है अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। नर्मदा लोक कहाँ बनाया जा रहा है? अमरकंटक में प्रस्तावित है। जैसे कि उज्जैन बनाया गया ना महाकाल लोक, ऐसे नर्मदा लोक कहाँ बनाया जा रहा है? अमरकंटक में प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत करने वाला पहला शुरुआत शहडोल से पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत की। और कहां से की थी? शहडोल से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये था आज का करंट अफेयर्स। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें। इन सारे करंट अफेयर्स को अच्छे से पीपीटी बना के नोट कर लें। साथ ही ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हमारे एप्लीकेशन की, उसे डाउनलोड करिए और फ्री में, मुफ्त में आप ये पीपीटी भी पाइए। अच्छे से पढ़िए, इन सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को एक रजिस्टर में लिखिए। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।